अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव आ गया है। ऐसा नहीं है चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं, आचार संहिता लागू हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि वहां केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता बनर्जी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब चुनाव आ गया है। ममता बनर्जी बिल्कुल चिंगाड़ते हुए कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। So they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom? Murder of democracy? Murder of the right to work? सीधे कन्फ्रंटेशन, केंद्र से राज्य का सीधे कन्फ्रंटेशन। कहते हैं लोकतंत्र के बारे में कभी बहुत पुरानी उद्घोषणा है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से शासित। मतलब लोकतंत्र का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ कुछ और, ना अमेरिका में लोकतंत्र है और भारत जो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है, या इनफैक्ट आप कहिए सबसे ज्यादा वोटरों वाला देश है, जो डायरेक्ट वोट करते हैं तब सरकार बनाते हैं। दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कहीं कोई वोटर नहीं होता है। एसआईआर के जरिए पहले तो इन वोटरों की संख्या कम की गई, तो ठीक है, चुनाव से पहले होता है, हर वक्त होता है, ऐसा होता है। लेकिन चुनाव के मौसम की तैयारी है, चुनाव की तैयारी साफ दिख रहा है। लेकिन जनता पे कुछ हो, वोटर सही है गलत है, ये पहचानने की बात हो, अपने आप में समझ में आती है, चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए कहने लगे कि अपनी गृह मंत्री को कंट्रोल करो, तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ये मौजूदा नया लोकतंत्र है। इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म का लोकतंत्र, जिसमें पूरी तरह से लोकतंत्र पे जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, धंधे वाले हैं, उनका जो कब्जा हो जाए तो उसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म का दौर। और ममता बनर्जी के राज्य में यही हुआ। 2020 का एक मामला है, कोयला घोटाले का मामला, और 2020 में धनाधन, 2020 की बात जब मैं कह रहा हूं, 2021 में पश्चिम बंगाल में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था। उस समय भी ऐसे ही धनाधन छापेमारी हुई थी। ममता बनर्जी के भतीजे के आसपास पूरा मामला चला गया था, उनकी पत्नी तक को रोका गया था, सारा मामला हो गया था। ठीक उसी का रिपीटेशन हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं 2026 जनवरी की। 2026 जनवरी को, 8 जनवरी को ऐसा कुछ हुआ कलकत्ता में जो अब तक कभी नहीं हुआ था। और क्या हुआ, ममता बनर्जी पहुंच गई सीधे केंद्रीय एजेंसी ईडी के उस छापेमारी के दरमियान, और जाकर के वहां से कुछ पेन ड्राइव लिया, उसके हाथ से लिया, और उनके पहुंचने से पहले कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर है मनोज वर्मा, वो वहां पहुंच जाते हैं और ममता बनर्जी के जाने का रास्ता खुलता है। एक बिल्डिंग के बेसमेंट में उनकी गाड़ी लगती है, 11वीं मंजिल पर, जहां ईडी की छापेमारी हो रही होती है। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाती है, ईडी की कार्रवाई के दरमियान एक हरे रंग का फाइल लेती हैं और वहां जो पेन ड्राइव लेती, और फिर चिंगाड़ते हुए बोलती हैं, ये अच्छा नहीं है। आपने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के हेड के घर में आपने छापेमारी कर दी। आपने तृणमूल कांग्रेस की जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ लेने के लिए, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, जो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके वर्कर्स हैं, मतलब जो रणनीतिक तरीका है, वो आईटी सेल के चीफ के दफ्तर में आपने केंद्रीय एजेंसियों के जरिए छापेमारी करके आप केंद्र सरकार लेना चाहती है, ताकि उस स्ट्रैटेजी, जो मूलभूत आंतरिक स्ट्रैटेजी है, उस पर कार्रवाई करके चुनाव जीती जा सके। ये सीधा आक्षेप है क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर पर। ये आरोप इसलिए कह रहा हूं, बार बार क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैपिटलिज्म का खेल है। ये पूरा मामला कोयला घोटाले के उस आरोप के तहत लगाया गया है। सीबीआई की एक मामला है, इसमें कोयला घोटाले के तहत अनूप माझी हैं, कहते हैं आसनसोल और बाकी इलाके में कोयला के खदान है, वहां से अवैध ईस्टर्न कोलफील्ड का इलाका है, जहां से खदान है जो पश्चिम बंगाल राज्य में है, वहां से कोयला निकाल करके अवैध तरीके से बेचा जाता है। कहते हैं करोड़ों कारोबार है। जब अनूप माझी का, जिसका आरोपी हैं अनूप माझी पूरे मामले के, कहते हैं 20,000 करोड़ के आदमी है वह कितना पैसा अर्जित करते हैं। कहते हैं पूरा इलेक्शन फंडिंग जो है इसी के जरिए होता है। खास करके तृणमूल कांग्रेस का जो शासन है 2011 से अब तक,
तो वहाँ जो सरकार चल रही है, इलेक्शन फंडिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात मैं कह रहा हूँ, इसी कैपिटलिस्ट वर्ग के जरिए, अमीरों के जरिए कैसे लोकतंत्र को प्रभावित किया जाए, वो सारा काम किया जा रहा है। चंदा हो या जो कुछ भी हो, खर्चीला है चुनाव, जाहिर तौर पे खर्चीले चुनाव से बचने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है अपने हिसाब से, लोग मान रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मान रही है। ये पूरा मामला साफ साफ मामला है जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ईडी के कार्रवाई के बीच में चली जाती। ईडी नाराज होकर हाईकोर्ट में गई, हमें सरकारी कामकाज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने रोका है, रोका ही नहीं है, जाकर फाइलें छीन ली हैं, पेन ड्राइव छीन लिया है और सब कुछ वहां से निकाल के चली आई हैं। ये कार्रवाई कतई उचित नहीं है मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का। और इसके जवाब ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप हमारे आईटी सेल के चीफ के घर में आप छापेमारी कर रहे हो, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है कोलकाता में उसके यहाँ छापेमारी कर लूं? क्योंकि राज्य पुलिस तो मेरे पास है, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर तो मेरे पास है, राज्य के जो आपराधिक मामले हैं उसकी जांच करने का अधिकार मेरे पास है। अगर आप केंद्रीय एजेंसी को भेजकर टीएमसी के आईटी सेल के हेड के पास छापेमारी के लिए भेजते हो, उसके सारे रणनीति को हासिल करने के लिए भेजते हो, तो मैं भी तो कर सकती हूँ। तो ये रास्ता ना हो, ये तरीका नहीं अपनाया जाए, ये इस रास्ते पर न चला जाए, इसके लिए ममता बनर्जी बिल्कुल गुस्से में है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओबराय और महुआ मोइत्रा। देखिए दिल्ली में वो होम मिनिस्ट्री के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने किस ढंग से घसीट के उसे ले जाने का काम किया। तमाम लोग, लगता है तृणमूल और बीजेपी बिल्कुल कन्फ्रंटेशन में सामने सामने आ गई। सरकार वहां बने किसकी अलग बात है, 294 सदस्यीय विधानसभा है जहां मेगा थंपिंग से इस बार राज कर रही है ममता बनर्जी। कहते हैं पूरी लड़ाई में 200 से ज्यादा विधायक है उनके पास, 294 में तकरीबन 253 के आसपास, और कुल मिला के जो आभा मंडल है वहां पे इतना बड़ा है कि वो 2011 से चली आ रही, कह रही है 2011 में पहली बार जीती, फिर 2016 में जीती, 2016 में जीतने का 2021 में जीती, अब चौथी बार 2026 की बार आई है तो चौथी बार हमलावर है और चाह रही है सरकार वहां बने। और इस सरकार बनने की प्रक्रिया को रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसी के हवाले बारंबार भारतीय जनता पार्टी वहां अटैक कर रही है और उस अटैक का जवाब भी ममता बनर्जी अपने हिसाब से दे रहे हैं। पिछली बार वो कहते हैं कि ऐसे ही अटैक, मतलब जब केंद्रीय एजेंसी छापेमारी कर रही थी तो उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक स्टैंड लिया था, उसके खिलाफ एक विप्लव हुआ या एक फिर गुस्सा आया बंगाल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतते जीतते हार गई। पूरे मामले में आईपैक के मामले में प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है। प्रशांत किशोर ने आईपैक का गठन, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का गठन गुजरात में उस समय किया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सलाहकार की भूमिका में थे। उन्होंने कुछ IITians के लोगों को लेकर के उसमें अब एक संस्था का गठन किया था और जिसमें प्रतीक जैन, जो अभी IT सेल के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, और इनफैक्ट वो आईपैक के डायरेक्टर्स हैं, वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्टर उनमें से एक है प्रतीक जैन। और साथ ही साथ वो लगातार अपना जारी रखे हुए कंसल्टेंसी का काम तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो मैं जैसे कह रहा था, इस आईपैक के पास उस अनूप माझी के जो कोयला घोटाले का पैसा है, कहा जा रहा है आईपैक के पास वो पैसा है और आईपैक ने उसके जरिए अलग अलग राज्यों में, जैसे कहते हैं नीतीश कुमार के लिए जिन दिनों प्रशांत किशोर कर रहे थे कंसल्टेंसी, उन दिनों नीतीश कुमार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ YSR जो कांग्रेस है, जगनमोहन रेड्डी की कांग्रेस है, उसके लिए सलाहकार की भूमिका में थे। इसके अलावा अलग अलग कभी अमरिंदर सिंह के लिए, कांग्रेस के लिए सलाहकार की भूमिका में थे। आईपैक के रोल के साथ साथ प्रशांत किशोर थे और कहते हैं इन सब जगहों पर पैसे का हेराफेर हुआ, पैसा लिया गया। उसका तृणमूल कांग्रेस के थे ही 2021 के चुनाव मुख्य रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर। और दीदी इसी हिसाब से, जिस हिसाब से अभी एग्रेसिव है उसी हिसाब से तभी प्रशांत किशोर की सलाह पे एग्रेसिव हो रही थी। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ एग्रेशन के जरिए ही उन्होंने वो चुनाव जीता था 2021 का, और बड़ी संख्या में जीता था। इस बार भी उनको लगता है किसी ढंग से केंद्रीय एजेंसियों के कार्रवाई में हस्तक्षेप कर करके एक माहौल पैदा करके वो अपने पास रिदम बना लेंगी और बंगाल में एक बार फिर से वो काबिज करने रहेंगी, स्थिति में रहेंगी। खुद ये गोल कह रही हैं, सुनिए क्या कह रही हैं दीदी, कि कह रही हैं कि अगर ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे तो बीजेपी का क्या हश्र होगा। ठीक वही पैटर्न है 2021 का। जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में आकर का अचानक से केंद्रीय एजेंसी एक्टिव हो गई है, CBI ED के रेड पड़ने शुरू हो गए और उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस खड़ी हो गई है, ममता बनर्जी खड़ी हो गई है, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर खड़े हो गए हैं, मनोज वर्मा चले जाते हैं मदद के लिए, सब कुछ। तो केंद्र के खिलाफ खुद से IAS अधिकारी, IPS अधिकारी खड़ा हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये पूरा माहौल ऐसा इस दिशा में बता रहा है कि हम हित रक्षक हैं, हम उन कोयला व्यवसायियों के या फिर कोयला घोटालेबाजों के लिए या कोयला तस्करों के हित रक्षक हैं, उसमें आप क्यों बाधक बन रहे हैं?
अगर अगर इस हिसाब से देखें, केंद्र की कार्रवाई के लिहाज से देखें, सीबीआई कार्रवाई रोकने के लिहाज से देखें, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर ही क्यों आ रही है? ये काम तो 2020 का मामला है, 2026 में उसे क्यों याद आ रहा है रेड करने का? अचानक कौन सा नया मामला बनता हुआ दिख रहा है? ये 6 साल का कार्यक्रम था, 6 साल में वो आरोप पत्र दाखिल होता, पूरी जांच पूरी कर ली गई होती, कार्रवाई कर दी गई होती, लेकिन चुनाव के मौसम में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आ गया, इसलिए ईडी के रेड को लेकर चर्चा है। एक बार फिर से आपस में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी अंदाज में खेल रही है जिस अंदाज में 2021 में खेली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी बिल्कुल मैदान से जीरो पे आ गई थी। इस बार भी क्या हो रहा है? ममता बनर्जी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट पार्टियों को, तो वो सब कह रहे हैं कि नहीं, दीदी ने अच्छा नहीं किया, उसे ईडी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। भाई, पिछली बार जैसा भी आपका फिर हर्ष हो जाएगा, आप एक बार फिर उस दीदी के साथ खड़े हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके एक अलग ढंग का लड़ाई वाली खेल कर रही है, जिसमें दोनों ही एक पक्ष में आ जाता है, एक प्रतिपक्ष में आ जाता है। प्रतिपक्ष की संख्या कम रहे ताकि वो पक्ष में ना आ जाए, यही लड़ाई तो चल रही है। जस्ट ठीक वही रिपीटेशन है जो 2021 में चुनाव से एन पहले हुआ था। ममता बनर्जी उसी ढंग से एग्रेसिव थी। उस समय राजीव नाम के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर होते थे, इस बार मनोज वर्मा है, और आने वाले दिन में कह रहे हैं मार्च तक की मामला चलता रहेगा, जब तक मतदान नहीं हो जाता है ये मामला चलता रहेगा। मतदान क्या, मतदान की तारीख घोषणा नहीं हुई, चुनाव की तारीख घोषणा नहीं, अपेक्षित है कि मार्च अप्रैल में चुनाव होगा। अगले 3 महीने तक ये जो चूहा बिल्ली, कभी चूहा आगे कभी बिल्ली आगे, कभी चूहा आगे बिल्ली आगे, ये खेल चलता रहा। कभी राज्य सरकार आगे, कभी केंद्र सरकार आगे, केंद्रीय एजेंसियां आगे, फिर अब होगा थोड़े दिन में, हो सकता है कि जैसे कि दीदी ने अपने हिसाब से कहा है इसमें गुस्से में कि मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे छापेमारी करूंगी, उनके लोगों पे छापेमारी करूंगा, तो फिर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। ये चूहा बिल्ली के खेल में कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या लेना, कह सकते हैं लेफ्ट का क्या लेना। आप फिर से उसी ढंग से शपथ खाने की स्थिति में आ रहे हो, जब अगर कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े होने के बजाय खिलाफ में खड़े हो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा रहे हो, जो आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का मामला है, तो फिर ये क्या कर रहे हो? कौन आपको सलाह दे रहा है? फिलहाल इस मसले पर मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।